नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। और इससे पहले कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझें, देख लेते हैं अगले 1.5 घंटे में इस शो सौदा आपका में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझेंगे और आज की स्ट्रैटेजीज जानेंगे। जयप्रकाश गुप्ता और आस्था जैन जुड़ेंगे आज मेरे साथ। एनएसई के चेयरमैन अशोक चावला से आज दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव बातचीत। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा आज। राकेश बंसल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे जोड़ेंगे, तो निफ्टी की और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की स्ट्रेटजीज राकेश लेकर आएंगे हमारे लिए। मितेश ठक्कर और सुमित जैन से होगी बातचीत 10:30 बजे के आसपास। वायदा बाजार की टॉप स्ट्रेटजीज और आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने की होगी कोशिश। और आज सुबह 11 बजे होंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, तो आपके तमाम सवालों पे फटाफट सलाह लेकर आएंगे प्रकाश आपके लिए। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। अमेरिका में कमजोर नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद डॉलर करीब 7 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी की कीमतों को सपोर्ट मिला है और सोना 1.5 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है। कॉमेक्स पर सोना $1280 के ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं चांदी भी $17.5 के पार है। अमेरिका में उत्पादन बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में भी तेजी आई है और ब्रेंट का दाम फिर से $50 के पार चला गया है, जबकि WTI क्रूड में $48 के पास कारोबार हो रहा है। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज करीब आधे % तेजी आई है। इस बीच कीमतों में कमी के बाद से NCDX ने चीनी वायदा में खरीद सौदों पर आज से 25% का स्पेशल कैश मार्जिन हटाने का फैसला लिया है। चलिए ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई कच्चा तेल 1% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 2.5% का उछाल था। शुरुआत में मैंने कहा था जैसे कि बीता हफ्ता बहुत कमजोर था, शुक्रवार को 1% कच्चा तेल दबाव में था, लगातार दूसरा हफ्ता प्रेशर में और आज एक स्मार्ट बाउंस। इस बाउंस में आगे डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन नेचुरल गैस भी मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ, तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में मजबूती है। नेचुरल गैस 1.25% ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स की तर्ज पे एनर्जी मार्केट्स में भारत में शुरुआत होती हुई। सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 28,871 पिछले सेशन का क्लोजिंग प्राइस, वहां से अभी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गोल्ड ध्यान रखें 6 हफ्तों के हाईज के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टेडी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी भी हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करती हुई, तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स, कच्चा तेल और नेचुरल गैस मजबूती के साथ और बुलियन मार्केट्स में फ्लैटिश रुझान के साथ शुरुआत होती हुई। कॉपर %0.5 कमजोर है, ₹365.40 का शुरुआती टिक आता हुआ। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं हल्की नरमी, 15 पैसे का दबाव, ₹123.70 पे शुरुआती कामकाज। लेड में 50 पैसे का दबाव है, 1/3% से ज्यादा की कमजोरी, ₹135.20 के शुरुआती लेवल्स पे कामकाज होता हुआ इस समय। निकेल ₹1.70 का दबाव, 1/4 से 1/3% की कमजोरी, ₹572.40 के लेवल्स पर शुरुआती टिक्स यहां पर आते हुए। और जिंक देख लीजिए, 1/3% का दबाव, 55 पैसे कमजोर, ₹162.35 के शुरुआती टिक्स आते हुए। लेकिन नागरिक कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोयाबीन ₹7 का उछाल, 1/4% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। बाकी की एग्री कमोडिटीज क्विकली स्क्रीन पर आएंगी। मस्टर्ड सीड में %0.5% का दबाव, ₹17 नीचे ये कमोडिटी खुलती हुई। बाकी की कमोडिटी स्क्रीन पे ग्वार सीड में हम देख रहे हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, 3273 के प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स आते हुए। हल्दी में ₹4 का दबाव, 5306 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज होता हुआ। जीरे में ₹25 का उछाल है, 17,715 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स आते हुए। क्विकली स्क्रीन पे दिखाएं बाकी एग्री कमोडिटीज। शुगर में हम देख रहे हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, 3,721 के लेवल्स पे इस समय कामकाज। और रुपया जाते जाते स्क्रीन पे, उसके बाद एक्सपर्ट से बातचीत। 64.43 था प्रीवियस सेशन में रुपए का क्लोज और आज है 64.34 के लेवल, तो ऑलमोस्ट 9 पैसे की मजबूती के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए कमोडिटी बाकी की ओपनिंग स्क्रीन पर आती रहेंगे आपके, लेकिन बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। जय, सबसे पहले तो सोना और चांदी सर, सोना 6 हफ्तों के हाईस पे है, क्या रणनीति बनाऊं यहां से? रणनीति क्या होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार ठंडा पड़ रहा है, उसका सहारा। और आज सुबह जो खबर आई है सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, कतर के साथ टाई सेवेयर करना, क्या इसका भी कुछ पॉजिटिव ड्रॉप ऑफ इफेक्ट आएगा? सेफ हेवन अपील में सोने की खरीदारी कर डालूं क्या सर?
जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए लास्ट वीक भी अपनी जब बात हुई थी, आई थिंक $1265 के ऊपर जब से कामकाज कर रहा है तो एक मोमेंटम था, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था कि 1290-1300 तक दिखे। साथ में इसके जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ग्लोबल माहौल बन रहा है उसका भी एक सहारा मिल रहा है। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है ये बहुत तेजी क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है मेरे ख्याल से। टेक्निकल पुल बैक जरूर है लेकिन $1300 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो बाई करके चला जा सकता है। ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 29,400 तक का लेवल पॉसिबल है, देखने को मिल जाए। फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई लॉन्ग पोजीशन ओवरनाइट किसी का है तो पोजीशन को कैरी करें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश यहाँ पे वेट करना चाहिए, $1290 के आसपास है तो वहां पे बिक्वाली एक सेफ स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो बहुत ज्यादा लेग्स नहीं होंगे इस कच्चे सोने में जो मोमेंटम आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 96.77 के लेवल्स पे जब मैं स्टूडियो में अंदर आ रहा था तो मल्टी मंथ लोज पे डॉलर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। वजह थी शुक्रवार को जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी अमेरिका में, 1,85,000 जॉब्स जुड़ने का कंसेंसस था और उम्मीद से कहीं कम 1,38,000 जॉब्स जुड़े। उसके बाद डॉलर इंडेक्स नरम पड़ा, उसके बाद सोने में फिर से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई। लेकिन $1290 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में भाव नजर आए तो शायद वो बिकवाली करने के मौके होंगे। अच्छा जय, कच्चा तेल फ्राइडे के अच्छे खासे प्रेशर, इनफैक्ट कहना चाहिए बीते हफ्ते के प्रेशर के बाद एक स्मार्ट बाउंस बैक आज के शुरुआती कामकाज में, क्यों और यहां से रणनीति क्या होगी? आई थिंक मुझे लगता है जस्ट पुल बैक रैली है। जब तक ये $50 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं होता है, नाइमेक्स क्रूड की अगर बात करें तो फ्रेश तेजी का माहौल यहाँ पे नहीं बन रहा है। एक दायरा सा बना हुआ है $45-46 से लेके $53। मार्केट इसी बीच फंसा हुआ है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। करीब 3140 के आसपास मिलता है तो अगेन बिक्वाली करके चलना चाहिए 3200 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है फिर से यहाँ पे 3040-3050 का रेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाए। ओके, तो सोने में भी कच्चे तेल में भी सेल ऑन राइज, किसी भी उछाल में बिकवाली करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। आस्था, हाय, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में क्या स्ट्रैटेजीज है मैम, कहां बनने वाला है पैसा? गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में मेरी पिक बार्ले में रहेगी। एनसीडीएक्स की जून वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी भी इस काउंटर पे डिमांड काफी कम बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लास्ट सेशन में जरूर एक हमें बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन वो आगे मैच्योर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो अभी भी सेल कॉल ले सकते हैं। लेवल्स रहेंगे 1400 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 1430 का। गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म में टारगेट 1360 का इस काउंटर पे रखा जा सकता है। जौ में बेचने के मौके ढूंढने 1400 के लेवल्स पे 1360 के टारगेट्स के लिए। और जय, जाते जाते बताएं, बेस मेटल्स शुरुआत तो फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव साइड पे हो रही है, रणनीति क्या होगी? आई थिंक तमाम बेस मेटल पैक में कॉपर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है उसमें। 365 के आसपास ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई करके चला जा सकता है। 362 का स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 371-372 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर में खरीदारी करने के मौके 371 तक के लेवल्स के लिए। जय और आस्था, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और एनएसई के चेयरमैन अशोक चावला से एक्सक्लूसिव बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। और इस समय तत्काल ट्रेड आइडिया है मैक्स ग्रोथ कैपिटल की तरफ से। वोल्टास खरीदें, 493 का स्टॉप लगाएं। जल्द आपको आपकी स्क्रीन पर 507 का भाव नजर आएगा। और गुजरात के गिफ्ट सिटी में आज शाम से एनएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। यहां सुबह 8 बजे से रात के 11:15 बजे तक ट्रेडिंग होगी। इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में सभी ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में होगी। इस मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के चेयरमैन अशोक चावला से बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। सुनिए।
गिफ्ट सिटी में खुलने वाला एनएससी का एक्सचेंज कितना कामयाब होगा, निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद होगा और स्टेक होल्डर्स के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। एनएससी के चेयरमैन अशोक चावला हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस एक्सचेंज के लिए और एक नई शुरुआत है। और मैं थोड़ा पहले जाना चाहूँगा, जब गिफ्ट सिटी की कल्पना रखी गई थी तो ये माना गया था कि दूसरे एक्सचेंज में, चाहे सिंगापुर के हो, दुबई को, वहाँ पर इंडियन स्टॉक में जो पैसे लगा रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ के पैसे लगाएं ताकि यहाँ पर हम एक्सचेंज प्रोवाइड करा सकें। आपका एक्सचेंज इसमें कितना कामयाब हो पाएगा, थोड़ा सा बताएं और इसके पीछे वजह क्या देंगे आप? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि जो पैसा हमारे स्टॉक्स में, हमारे एरियाज़ में, हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में दूसरी जगह इन्वेस्ट होता है, ट्रेड होता है, वो यहाँ पे आए। इस कल्पना से ये फाइनेंशियल सेंटर बनाया गया है। जैसे कि दुनिया में दूसरे कामयाब फाइनेंशियल सेंटर्स हैं जिनका नाम कुछ का आपने लिया, और उस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलके एक तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, दूसरा उन्होंने बहुत से कंसेशंस दिए हैं ताकि जो वहाँ पे व्यापार हो, जो वहाँ पे ट्रेडिंग हो, वो उन फाइनेंशियल सेंटर्स के मुकाबले में बराबर में हो। तो इस सब का फ़ायदा लेने के लिए हमने एनएससी ने एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने वहाँ रखा हुआ है बम्बई में, ऐसा गांधीनगर में रखा है जो इंटरनेशनल फील्ड में काम कर सकेगा। आपने सर कुछ कैलकुलेशन किया है कि ये जो टैक्स इंसेंटिव या फिर जो कंसेशन सरकार दे रही है, इसकी वजह से कितना कॉम्पिटिटिव हम हो पाएंगे? वहाँ पे जो कॉस्ट है और यहाँ का जो कॉस्ट होगा उसमें कितने का अंतर रहेगा, फिर ऑलमोस्ट बराबर रहेगा? हमारा मानना तो ये है कि फाइनेंशियल टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव रहेगा। कम है, काफ़ी ज़्यादा मुकाबला बराबर रहेगा। दूसरी चीज़ें भी होती हैं फाइनेंशियल सेंटर्स की कामयाबी के लिए, और मेरे ख्याल से तो हैं, वो अवेलेबल हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड पीपल हैं, सब अवेलेबल है। बट आगे चलते हुए देखना पड़ेगा कि ये कैसे, किस दिशा में कितना आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उसको आप अपना फ्यूचर क्लाइंट इन्वेस्टर मान रहे हैं या फिर नए इन्वेस्टर जो उसको अपना फ्यूचर इन्वेस्टर मान रहे हैं? दोनों तरह के, सब तरह, दोनों तरह। ऐसे में इसमें कोई डिस्टिंग्विश करना मुश्किल, कोई जरूरत नहीं है और मुश्किल भी है। इसमें 2-3 चैलेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं। एक तो पहला ये कि आपसे ठीक पहले यहाँ पे बीएससी का एक्सचेंज शुरू हो चुका है, तो हर सेगमेंट में कहा जाता है जो पहले आया वो कारोबार ज़्यादा लोगों का ले पाता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बहुत स्कोप है। और डोमेस्टिकली भी हम और बीएससी अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो कंपटीशन चलता रहता है। वो बहुत, उनकी लंबा इतिहास है, हमसे बहुत पहले आए, हम तो 25 साल से ही हैं, वो 100 साल से ज़्यादा हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरा चैलेंज मुझे दिख रहा है कि वो ये कि प्रोडक्ट की संख्या, आपने 4 सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम है, कुछ और सेगमेंट होता तो बेहतर होता। मिसाल के तौर पर USD INR कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या फिर क्रूड की कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये सब अभी तक नहीं आ पाए, तो इसकी कोई प्लानिंग है फ्यूचर में? देखिए, प्लानिंग सिर्फ हमारे पर निर्भर नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी पर निर्भर है, RBI की कितना कंफर्ट लेवल है INR को इसमें लाने के लिए, उनकी अपनी ओवरऑल मैक्रो पॉलिसी के हिसाब से। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये अवेलेबल हो, ये ऑप्शंस आगे चल के अवेलेबल हों, बट जैसे जैसे अवेलेबल होंगे वैसे वैसे कारोबार बढ़ेगा, वैसे वैसे सहूलियत बढ़ेगी। बट एक शुरुआत हो रही है आज। इन दोनों के लिए क्या आपने आवेदन कर रखा और संबंधित मंत्रालय विभागों से अप्रूवल की अभी इंतजार है? कब तक उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि आप तो काफ़ी अंदर से लोगों से बातचीत कर रहे होंगे? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, इसको लेकर। इसमें कई फैक्टर्स आते हैं। हाँ। तो इसमें सर कुछ आपने टारगेट रखा है कि अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में हम अपना टर्नओवर यहाँ तक पहुँचा देंगे? देखिए, इंटरनल टारगेट्स हमने कुछ प्रोजेक्शंस तो किए ही हैं, तो लगता है कि कारोबार जो है कमर्शियली बड़ा अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। और टारगेट शेयर करना चाहेंगे सर? टारगेट शेयर करने का कोई आज की तारीख में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में आएगा ही आगे चलते हुए। बट ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल में ही ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है या पैसा अलग रखा है, ऐसे भी ये कहने से, उस पर हम आगे बढ़ सकेंगे और आगे ये प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा बहुत हद तक रहेगा। इसमें सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि कई सारे इंसेंटिव या टैक्स कंसेशन दिए गए हैं सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि ये काफ़ी है या फिर आगे चल के में कुछ और ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसको बढ़ावा दे? काफ़ी अभी छोटे स्टेज में हम लोग हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक जो सरकार ने कंसेशंस दिए हैं वो तकरीबन जितना मैक्सिमम हो सकता था है।
अब आगे तो ये देखना है कि और कोई एसेट क्लासेस आ सकें बीच में, जैसे आपने कहा, और बढ़ सके मेन्यू जो टेबल पे है, और कितने लोग हम आकर्षित कर सकते हैं, कितने इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स और बिजनेस यहाँ ला सकते हैं, वो हमारा प्लान रहेगा। प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा कितनी करेंगे वो भी आप शेयर नहीं करेंगे? अभी कहना मुश्किल है। आज की तारीख में तो बस ये है कि आपको शुरुआत हो रही है, इसके लिए हमें बेस्ट विशेस दीजिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि आपका एक्सचेंज बहुत अच्छी तरीके से चले। चूंकि एनएससी के शेयर में तो एक सवाल लोग हर बार पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि एनएससी का आईपीओ कब तक आ रहा है? बस उसकी इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। हम लोग अपनी तरफ से तो तैयार हैं। कुछ इश्यूज जो पुराने चल रहे हैं वो हम सेटल करना चाहते हैं सेबी के साथ। मसलन जैसे कोई टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं या कोई उनको अगर कोई चिंता है किसी विषय पे, सेबी के एनएससी के पुराने कार्यकाल की, उसको हम सेटल कर लेंगे शीघ्र ही। और उसके बाद तैयारी है हमारी, बिकॉज हम चाहते हैं कि आईपीओ आए, शेयर होल्डर्स चाहते हैं आईपीओ आए, नए शेयर होल्डर्स बैठे हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए। ये कहना सही हुआ कि चालू कारोबारी साल में हम ला पाएंगे? हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने, थैंक यू सो मच। तो जल्द आ सकता है एनएससी का आईपीओ। खैर लंबे अरसे से हम ये सुन रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है, स्ट्रीट को हिट नहीं करा है, लेकिन चावला साहब कॉन्फिडेंट है जल्द वो आईपीओ शायद आता हुआ नजर आए। और जहां तक गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज जो खुला है, इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो जो एसजीएक्स निफ्टी में या भारतीय जो इंडेक्सेस हैं उसमें बाहर जो कामकाज होता है उसे भारत में लाने की कोशिश है इस गिफ्ट सिटी के एक्सचेंज के जरिए। लेकिन चलिए यहाँ पे फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सोमवार की सुबह भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे एकदम सपाट। इस समय इंडेक्स के लिहाज से, बेंचमार्क के लिहाज से कामकाज होता हुआ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ बाइंग जरूर है। मिड कैप्स आधा, स्मॉल कैप्स 2/3% के आसपास का उछाल, इसलिए मार्केट ब्रेथ एटलीस्ट बेहतर है 2:1 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 शेयर इस समय हर निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। पर इंडेक्स क्योंकि एकदम थका हुआ है, तो ऐसे में कॉल क्या लिया जाए? क्या फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के, या थकावट इंडिकेशन है कि शायद बिकवाली करने के मौके अब बनने वाले हैं? आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढवाने के लिए। राकेश, क्या करूं, खरीद डालूं या ये जो थकावट आ रही है इंडेक्स के लेवल पे, ये बिकवाली करने के मौके हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि बिकवाली का मौका तो बिल्कुल नहीं है। गिरावट आए तो खरीदना चाहिए। निफ्टी का ट्रेंड एकदम इंटैक्ट है। 9575 नीचे में एक अच्छा बेस है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, मेरे को लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। 9700 के लेवल्स मुमकिन है। दूसरी तरफ आशीष जी, बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो वहां पे पीएसयू बैंक्स नीचे में एक अच्छा बेस बना रहे हैं, और सबसे वीक जो कड़ी थी बैंकिंग में वो पीएसयू बैंक थे नतीजों के बाद। अगर उनमें गिरावट थम रही है और वहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा तो काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है आशीष जी, बाइंग करके चलना चाहिए। कोई भी करेक्शन आया हल्की सी तो बाइंग करके चलें। निफ्टी में 9700 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। आप किस लेवल से कंफर्टेबल होंगे बाइंग करने के लिए? देखिए आशीष जी, 9575 एक नियर बाय सपोर्ट है। अगर 25-30 पॉइंट्स का डिक्लाइन आता है मौजूदा स्तरों से, तब मुझे लगता है डेफिनेटली बाइंग करके चलना चाहिए। 9620, 9625 के अराउंड के लेवल्स मिलते हैं तो बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ से 20-25 पॉइंट के आसपास की गिरावट आती है तो वो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे ज्यादा फेवरेबल होगा। 9700 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। राकेश, क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए, पिक्स? आशीष जी, पहला कॉल एक बाय कॉल रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर। इसका टेक्निकल रुझान काफी पॉजिटिव है, मोर ऑफ अ डिफेंसिव बेट है। 1240 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉक 1320 के लेवल्स इस सप्ताह दिखाने का दम रखता है। आशीष जी, दूसरा, एंटायर पेंट स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और बर्जर पेंट ने एक अच्छा बेस बनाया है 249 के अराउंड। मेरे को लगता है बर्जर पेंट को बाय करना चाहिए 249 के स्टॉप लॉस के साथ 268 के टारगेट के लिए। लास्ट एक बाय कॉल रहेगा आशीष जी भारत फाइनेंशियल पर। स्टॉक नीचे से आशीष जी एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है 755 के ऊपर। बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और एक बार डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा तब एक रैली टुवर्ड्स 800 की देखने को मिल सकती है। यहां पर खरीदना चाहिए 724 का स्टॉप लॉस लगा के 800 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो गिरावट में निफ्टी खरीदने और तीनों स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, बाय साइड की रिकमेंडेशंस आती हुई आपकी स्क्रीन पर। राकेश, आपका धन्यवाद और फिलहाल छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद वायजा बाजार की स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। हफ्ते के पहले दिन बाजार की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स पर हल्का दबाव, लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी, बैंक और ऑटो रियल एस्टेट शेयरों में भी मजबूती। सोने पर 3% जीएसटी से टाइटन में 14% का जोरदार उछाल, 620 के लक्ष्य के लिए सीएलएसए की बाय रेटिंग। दूसरे ज्वेलरी शेयरों में भी दिखी चमक। ब्रांडेड कपड़ों पर 12% जीएसटी से टेक्सटाइल कंपनियों में अच्छी तेजी, टैक्स दरें घटने से फुटवेयर शेयर भी चढ़े। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेनदारों से मिला 7 महीने का वक्त, टावर कारोबार बेचने और दिसंबर तक एयरसेल के साथ मर्जर पूरा करने को कहा, शेयर 1% ऊपर। मार्च तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद स्पाइस जेट में करीब 1% का दबाव, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने और लोड फैक्टर घटने से मुनाफा 61% हुआ कम। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन लगाना है या फिर आप हमें सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आज के सत्र में फिर आपकी क्या रणनीति हो, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो जानकार हैं, सुमित जैन और मितेश ठाकर। लेकिन पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और इस सुबह शुरुआत जो है थोड़ी सी नरमी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एकदम सपाट है इंडेक्स, 9667 के लेवल्स दिखा रहा है निफ्टी, 3 पॉइंट ही ऊपर है सेंसेक्स इस समय। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में जोश है, 100 पॉइंट का उछाल ये इंडेक्स दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी इस बीच करीब 68 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। इस बीच बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ऑप्शंस मार्केट है उसमें पुट एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 9600 के पुट में हमने देखा है 3.5 लाख शेयरों का एडिशन, 3 लाख शेयरों का एडिशन 9500 के पुट में और 9700 के पुट में भी 2 लाख शेयरों का एडिशन है। कॉल्स में ज्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही है। इसका क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सुमित, आपकी राय में लेना चाहूंगी। पुट्स एक्टिव है लेकिन कॉल्स में बहुत कम एक्टिविटी, कैसे पढ़े इस डेटा को? नमस्कार हर्षदा, जैसा कि आपने एक कहा, पुट्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी और कॉल साइड में एक्टिविटी नहीं है। हम ये एक देख रहे हैं मार्केट में पिछले सेशन से लेके ये सेशन में भी एक स्लगिश एक्टिविटी नज़र आ रही है। मार्केट काफ़ी धीमे धीमे चल रहा है, बहुत कम ऊपर जा रहा है। जो पेस है वो पेस काफ़ी स्लो हो चुकी है। तो यहाँ पर एक हल्की सी कॉन्ट्रा बेट लेना मैं चाहूँगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा शॉर्ट कर सकते हैं, काफ़ी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट खड़ा कर सकते हैं। वो शॉर्ट्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9699 का और इसके लिए टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं 9560 का। ओके, 9560 का टारगेट आप कह रहे हैं। बिकवाली की पोजीशन इस समय लेनी चाहिए। मितेश, आप क्या रीड कर रहे हैं इस मार्केट में और आपकी क्या राय रहेगी? मेरा एक व्यू अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट दैट थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट्स है, परंतु डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो जब तक 9620 9630 के लेवल्स तोड़ता नहीं है तो पॉजिटिव बायस रहेगा निफ्टी पे। तो 9640-45 एक बाइंग जोन बन जाएगा और 9725 पे टारगेट्स देखें ऊपर में और 9620 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, आपके लिए सलाह है 9620 के टारगेट के लिए ट्रेड आप करके चले। ये फिलहाल हमारे जानकारों की राय आती हुई इस समय ट्रेड पर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ गए। सुधांशु दिल्ली से लाइन पर है। बताइए सुधांशु, क्या ट्रेड लिया है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरे पास सेंचुरी टेक्सटाइल्स का 1080 कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस उसका मैंने लिया है 36.50 रुपीज पे। ठीक है। नाउ आई हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अबाउट 2-3 days. कैन आई एक्सपेक्ट 1100 टू रीच इन 2-3 days? 1100 के लेवल्स आएंगे या नहीं? 1080 का कॉल इन्होंने ले रखा है। क्या सलाह होगी सुमित?
जी फिलहाल सबसे पहले तो ये कॉल इनकी अच्छी बाइंग है, करीब करीब 41 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। सेकेंडली जो जीएसटी की जो न्यूज़ आनी थी वो ये सेक्टर के लिए न्यूज़ आ चुकी है, द न्यूज़ इज़ आउट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर कॉल में, और अगर दूसरा आपके पास 2 से 1 से ज़्यादा लॉट होंगे तो दूसरे का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लगा करके होल्ड करें। स्टॉक जनरली तो फिलहाल तो थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, बट एक बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ के हिसाब से न्यूज़ आ चुकी है, फैक्टर इन हो चुकी है, तो यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देना चाहूंगा। ओके, कुछ मुनाफा वसूल ले, वो आपके लिए राय बनती दिखाई दे रही है। अब हमारे अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। ललित शाह लाइन पर है मुंबई से। बताइए ललित। हेलो। हाँ साहब, मैंने 3 लॉट लिया है जून का। ओके। 164 के हिसाब से FNO यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 164 में 3 लॉट लिया है FNO। क्या सलाह होगी मितेश इनके लिए? देखिए, आई थिंक ये स्टॉक फिलहाल तो कुछ ऐसा ऊपर ट्रेजेक्टरी का सिग्नल दे नहीं रहा है। 164 के ऊपर अगर कैश में चलना चालू होता है तो ही मूवमेंट आएगा। अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें यहाँ पर, और 157 हाफ 158 के आसपास अच्छा सपोर्ट है तो उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। और 164 क्रॉस करता है सर तो मोमेंटम आना चाहिए इसमें स्टॉक में, और फिर हम 175 से 178 तक की रैली इसमें देख सकते हैं। तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा कि आपकी एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई थी, परंतु चांसेस है कि ऊपर चले जाएगा ये, और 164 के ऊपर जाता है तो मोमेंटम फास्ट आना चाहिए। 175 के टारगेट देखें और फिलहाल 157 हाफ का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, ये आपके लिए सलाह है। 157.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए इस ट्रेड में। ललित, आपके लिए सलाह है। पवन कुमार से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइन पर है। बताइए पवन। हाँ सर। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं तो ये 204 रुपया 10 पैसा में JSW स्टील का एक लॉट प्लस किया हूँ और फंस गया हूँ। निकलने का मौका कब तक मिलेगा? 204 रुपए 10 पैसे पर आपने पोजीशन ली है, 11 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। मितेश, क्या सलाह होगी? ये स्टॉक कौन सा है? JSW स्टील। या आई थिंक ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो पिछले कई हफ्तों से स्टॉक 185 से लेकर 205 206 के आसपास ये पीक आउट कर जाता है। तो फिलहाल कोई डायरेक्शनल बायस इसमें है नहीं। आप इसमें बने रहें, और 204 के आसपास अगर आपको प्राइस के आसपास मिलता है तो एग्जिट ले लें। हाँ, 186 तोड़ेगा तो एक मंदी का सीन आएगा, पर तो अभी ऐसा कुछ सिग्नल्स है नहीं। फिलहाल एक एक्सट्रीमली फ्लैट चार्ट है इसका स्टॉक का, और पिछले कई हफ्तों से स्टॉक रेंज में है, तो 20 रुपये की रेंज में चल रहा है। आपने जस्ट एंट्री थोड़ी सी गलत कर ली ऊपर के एंड पे, रेंज पे, परंतु अगर आपको आपके रेट्स मिलते हैं तो वापस निकलने का ट्राई करें। और 186 टूटता है तो डेफिनेटली एक बड़ा लॉस हो जाएगा, परंतु वहीं पे एक डाउन ट्रेंड चालू होने का सिग्नल आएगा। ओके, ये आपके लिए सलाह है। सेल कीजिए। उछाल पर बिकवाली करनी है आपको, यहाँ पर पैसे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 204 पर बिकवाली इज नॉट पॉसिबल करंट लेवल्स, या इससे ऊपर थोड़ा सा अगर आए 200 के आसपास तब आप एग्जिट करें। सचिन हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए दिल्ली से। बताइए सचिन। मैम, मैंने 500 की पुट बाय की है आरएल बैंक 7 रुपए पे। 500 की पुट, ठीक है, बाय की है मैम, ये 7 रुपए पे मैंने। कौन सा स्टॉक लिया है आपने? ये RBL बैंक। I wasn't sure RBL ऑप्शंस में ट्रेड करता है। Yes, yes, अभी न्यू एंट्रेंट है। न्यू एंट्रेंट, ठीक है। क्या सलाह होगी इस पर? सबसे पहले तो आपने जो ऑप्शन लिया है वो ठीक है, बट द थिंग इज दैट सिंस ये न्यू एंट्रेंट है, इसके अंदर एक लिक्विडिटी में थोड़ा इशू है, बिड आस्क में काफ़ी डिफरेंस है। आपके लेने के भाव के आसपास ही चल रहा है ये। अगर आपको शॉर्ट एक्सपोजर लेना हो तो यहाँ पर आप बुक कर लें, और एक 562 के स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बुक कीजिए करंट पोजीशन, और 562 के फ्यूचर्स पर आप शॉर्ट की पोजीशन सुझा रहे हैं। ये आपके लिए ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है सचिन, उस पर ध्यान दें आप। संजीव चौधरी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। बताइए संजीव। गुड मॉर्निंग ऑल। एक्चुअली मेरे पास एक लॉट है अदानी इंटरप्राइजेज का, एंड मैंने बाई किया है 125 पे। ठीक है। लुपिन का लॉट बाई है मेरा 1164। 125 अदानी और 1164 लुपिन, ठीक है। मितेश, क्या सलाह होगी दोनों शेयरों पर?
अदानी इंटरप्राइजेज अगर मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पर फिलहाल स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहा है 110 से लेकर 124-25 के आसपास। तो फिलहाल के लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप 124-25 के आसपास अगर आता है तो निकल जाएं, और अगर आपको एक टाइट स्टॉप लॉस लगाना है तो 115 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। और अपसाइड सिग्नल्स अभी भी यहाँ पर है नहीं, तो 124-25 के आसपास मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें अपनी कॉस्ट के आसपास निकलने का देखें। लुपिन डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक ने एक पुल बैक जरूर दिया है, परंतु तेजी के सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर, और 1170-1180 की रेंज क्रॉस करता है तो थोड़ी तेजी आएगी। तो अगर आप माइनर लॉस में अभी निकलना चाहते हैं तो आई थिंक निकल जाएं, वेट करें। अगर 1170-80 का रेंज क्रॉस करता है तो एक बेटर रिवर्सल आने के चांसेस होंगे और आपको तब 1240 तक 50 तक के प्राइसेस उसमें देखने को मिल सकते हैं, परंतु फिलहाल वो सिग्नल्स नहीं है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक, परंतु डायरेक्शन अभी तक चेंज नहीं किया ऊपर की तरफ। ओके, ये आपके लिए सलाह है दोनों काउंटर्स पर। अब अमिताभ पांड्या का कॉल ले लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। बताइए अमिताभ। हाँ, मैंने हीरो मोटोकॉर्प की 39 की कॉल ली थी आप यहाँ जो एक्सपर्ट हैं संदीप वागले के कहने पर, और मैंने उसको 20 रुपीज में बाई किया था 10 लॉट। मैं उसको कब तक होल्ड करूँ, किस रेट पर उसको मैं एग्जिट हूँ उसमें? 39 की कॉल आपने, देखिए 6730 के आसपास इनफैक्ट स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हीरो 3843 पर है, पर क्या सलाह होगी इस पर सुमित बताइए। जी क्लियरली ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं फिलहाल। 20 रुपए की जो इनकी कॉल थी वो 66 रुपीज़ के आसपास चल रही है। यहाँ पर 3900 कॉल, राइट जी। यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, और जो बाकी का जो 70% कॉल्स में, मतलब यानी एक 14-15 लॉट में 7-8 लॉट में प्रॉफिट बुक कर ले, और 2 लॉट जो है कॉल वो होल्ड करे एक्सपायरी तक। ओके, ये आपके लिए सलाह है। आप पार्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक कर ले और 2 लॉट आप होल्ड कीजिए, क्योंकि कंसिडरिंग आपके पास 10 लॉट है। ये आपके लिए सलाह होगी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे, और साथ ही सुमित और मितेश अपनी आज ट्रेडिंग रणनीति भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए CNBC आवाज पर। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे साथ है सुमित जैन और मितेश ठक्कर, और उनसे जानते हैं उन्होंने कौन से शेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं आज आपके ट्रेड के लिए। सबसे पहले आज की ऑप्शंस रणनीति, सुमित बताइए क्या ट्रेड लिया जाए। जी जैसा थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई, एक निफ्टी में एक शॉर्ट कॉल मेरा खड़ा है, तो उसके तहत मैं निफ्टी का 9600 का पुट लेना चाहूँगा। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 45 के नीचे, और इस पुट के लिए मेरा टारगेट रहेगा 120 का। ठीक है, 9600 का पुट लीजिए। आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 45 पे लगाइए और टारगेट रहेगा 120 का। ये फिलहाल ट्रेड है ऑप्शंस में, लेकिन स्टॉक्स में आज हमारे जानकारों ने क्या चुना है। मितेश, सबसे पहले आपके पिक्स क्या है? यहाँ 2 बाई कॉल्स हैं। एक होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टायर स्टॉक्स अभी भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो यहाँ बाय करें 1553 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1650 तक के टारगेट्स देखें। और कैनरा बैंक बाय करें 358.50 के स्टॉप लॉस के साथ, और 376 यानी 376 तक के टारगेट्स देखें। ओके, कैनरा बैंक में तेजी की पोजीशन, 376 का टारगेट, और आपने कहा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी पोजीशन लीजिए। यहाँ पर खरीदारी का मौका दिख रहा है 1650 के टारगेट के लिए। सुमित, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं? मेरे पास एक्चुअली दोनों शॉर्ट कॉल्स हैं फिलहाल। मैं पहले तो सेल करना चाहूँगा HDFC बैंक फ्यूचर्स। उसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1621 के ऊपर, और मेरा टारगेट रहेगा 1580 का। मेरा दूसरा शॉर्ट कॉल है REC के जून फ्यूचर्स बेच सकते हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा करके रखे 190 का, और इस ट्रेड के लिए मेरा टारगेट रहेगा 181 का। ओके, ये फिलहाल इस समय के ट्रेड्स। REC के फ्यूचर्स को आपने सेल करना है। HDFC बैंक में भी आप कह रहे हैं बिकवाली की पोजीशन लेनी है, तो शॉर्ट कॉल साफ आते हुए हमारे जानकार की ओर से। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे आपके सवालों के जवाब देंगे। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे साथ लाइन पर उमेश जुड़ गए हैं बैंगलोर से। बताइए उमेश। मैडम, मेरा क्वेश्चन IDBI बैंक मैंने शॉर्ट किया हुआ है 8 लॉट्स 60 रुपीज एंड 80 पैसा पे है, तो इसमें क्या स्टॉप लॉस और वो सजेस्ट कर सकते हैं? मैं इसको 1-2 महीने होल्ड कर सकता हूँ अगर इसमें कोई अच्छा चांस है तो। IDBI बैंक में शॉर्ट की पोजीशन, मितेश, क्या ये कारगर साबित होगी? ये मुझे लगता है कि आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है करंट लेवल्स पे, परंतु अगर ये
ऊपर में 62.5 63 के लेवल्स को नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि डाउन ट्रेंड नीचे में एक्सटेंड करेगा और ज़्यादा बेटर चांसेस उसी के लगते हैं। और मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 55 रुपये की तरफ बढ़ेगा, तो बने रहें स्टॉक में। 63 के आप ऊपर जैसे आप स्टॉप लॉस लगा लें और 55.5 तक के टारगेट्स के लिए वेट करें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 63 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए इस ट्रेड को। सिद्दीक जलियावाला हमारे साथ लाइन पर है सूरत से। बताइए सिद्दीक। मैडम, एक पीएफसी का एक कॉल लिया हुआ है 130 रुपए का, 130 रुपए की स्ट्राइक रेट पे, 3 रुपए 55 पैसे का। 130 की स्ट्राइक प्राइस है, 3 रुपए 55 पैसे पर। ठीक है, पीएफसी देख लेते हैं आज ट्रेड कहां पर कर रहा है। और बताइए सुमित, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 130 का कॉल इन्होंने लिया, 127, तो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। क्या सैल्वेज हो पाएगा? कुछ पैसे बनेंगे? पैसे ज़रूर बनने चाहिए। यहाँ पर पीएफसी काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। आज इनफैक्ट फिच रेटिंग्स ने उसके कुछ रेटिंग्स भी अच्छी बताई है, तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। बट ये एक काम करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके रखें इसे। 2 रुपीज़ 90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और एनीथिंग अबव 4.5 के ऊपर मिलेगा तो बुक कर लें। ओके, ये आपके लिए सलाह है। स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्ट लगाना है 2 रुपए 90 पैसे पर, और ऊपरी लेवल्स पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मितेश और सुमित, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हमारा साथ देंगे प्रकाश गाबा और उनसे आपके सारे सवालों पर फटाफट जवाब देंगे। बने रहिए। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स में हल्का दबाव, लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। 100 पॉइंट ऊपर इंडेक्स। बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट शेयरों में मजबूती। सोने पर 3% जीएसटी से टाइटन में 14% का उछाल। 620 के लक्ष्य के लिहाज से सीएलएसए की बाय कॉल। दूसरे ज्वेलरी शेयर भी चमके। ब्रांडेड कपड़ों पर 12% जीएसटी से टेक्सटाइल कंपनियों में अच्छी खरीदारी। टैक्स दरें घटने से फुटवेयर शेयर भी भागे। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेनदारों से मिले 7 महीनों का वक्त। टावर कारोबार बेचने और दिसंबर तक एयरसेल के साथ मर्जर पूरा करने को कहा। शेयर 1% ऊपर। और मार्च तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद स्पाइस जेट में करीब 1% का दबाव। फ्यूल कॉस्ट बढ़ने और लोड फैक्टर घटने से मुनाफा 61% हुआ कम। और बाजार पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा है बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी लेवल्स पर लगातार हल्की बिकवाली का दबाव आता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब 31,300 के ऊपर निकल पाने में सेंसेक्स है कामयाब है। 35 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी भी अगर आप देखें 20 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मिड कैप्स में पूरा एक्शन है, इसीलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालेंगे 2:1 का रेशियो है, यानी कि 3 शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं उसमें 2 बढ़ रहे हैं, 1 में मुनाफा वसूली दिख रही है। बैंक निफ्टी 76 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। तो ये फिलहाल बाजार की तस्वीर है। सेक्टोरली मैं आपको बता दूं स्थिति कैसी दिख रही है। ऑटो कंपनियों में हरकत देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, चुनिंदा रियल एस्टेट काउंटर्स में तेजी है। कैपिटल गुड सेक्टर भी आज थोड़ा सा चमक दिखा रहा है। तो ये फिलहाल बाजार की स्थिति है इस समय। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ गए। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी पर क्या कॉल रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग हर्षदा। निफ्टी में जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। लोअर लेवल्स में एक लेवल 9580, जब तक वो बरकरार है लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अपसाइड ऑन है। कंसोलिडेशन हो रहा था। जो इमीडिएट टेक्निकल टारगेट 966 के 0 के पार करने के बाद जो हुआ है उसका लगता है 9713 है, लेकिन मुझे वो टॉप नहीं है। यहाँ से और अप मूव चला जाएगा। अप मूव 9500 में जो ब्रेकआउट मिला है उसके बाद ये सस्टेन हुआ है, तो अपसाइड तो ऑन ही है। ओके, अपसाइड दिख रही है, तो खरीदारी की पोजीशन आप शायद निश्चित लेवल्स पर लेकर रहें तो बेहतर रहेगा। ये आपके लिए सलाह है। अब सवालों का जवाब लेना शुरू करेंगे। और पहले दर्शक का सवाल है अनिल पटना से। त्रिवेणी शीट ग्लास में इनकी पोजीशन है। 1000 शेयर 38 पर खरीदे हुए। प्रकाश, त्रिवेणी शीट ग्लास, वेल यस, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है।
कह सकते हैं 25 के आसपास इर्द गिर्द सपोर्ट है, थोड़ा और लोअर लेवल्स मिल जाए तो वहाँ पर फिर सपोर्ट है, होल्ड कीजिए। 32 और 35 का जो जोन है वहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है, आलोक का कॉल ले लेते हैं। कानपुर से इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर लिए हैं 186 के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा बेस बना हुआ है। 160 170 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन में जो टारगेट है 210 के। होल्ड। शिखा गाजियाबाद से उज्जीवन में इनकी पोजीशन है 403 के भाव पर, 770 शेयर है। नुकसान में बैठे हैं, लेकिन लगता है कि लो लेवल्स में यहाँ पर शायद बाउंस मिले, इसलिए होल्ड करते हैं। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 280 का, और अपमूव मिलता है तो 420 चला जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक ले सकते हैं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह। सुमेर रावल रोहतक से हिंडाल्को के 100 शेयर 201 की पोजीशन। सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है। 180 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 230 240 वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जा सकता है। बने रहने की सलाह। इधर भी जैनब ने भोपाल से हमें मैसेज भेजा है। जय भारत मारुति में इनकी पोजीशन है 1000 शेयर 365 के भाव पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुनाफा मिला है। होल्ड ही करना चाहिए, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस, थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए क्योंकि 450 और 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उम्मीद सेठ अहमदाबाद से इन्होंने सुनील हाईटेक के शेयर लिए हैं 15 रुपए पर। क्वांटिटी ज्यादा है, 2500 क्वांटिटी है। होल्ड करना चाहिए क्योंकि अपमूव मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। 12 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। मूव मिलेगा 18 और 20 का, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिए या फिर देखिए। जबलपुर से मुरली ने अपना सवाल भेजा है। एलटी फूड्स इन्होंने लिए 82 के भाव पर 1000 शेयर। एलटी फूड का नाम शायद बदली हो गया, मुझे ध्यान नहीं है इसका क्या हाल है। शायद दावत, यस दावत। अपसाइड ऑन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 65 का है, टारगेट 90 95 100। ओके, होल्ड करने की सलाह वहां पर। हरीश जोशी पुणे के रहने वाले, इन्होंने आईटीसी के 60 शेयर लिए, 250 के आसपास स्टॉक लिया है, मुनाफे में है। होल्ड करना चाहिए, अगर गिरावट मिलती है तो वहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका मुझे टारगेट 400 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। मजबूत टारगेट बने रहने की सलाह। रोहित से की बात कर लेते हैं अब। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस 200 शेयर 159 पर खरीदे। कोई घबराने की बात नहीं, होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छा बेस है 140 में, टारगेट ऑन द अपसाइड 170 से 180। बिरजू सोनी ने आरईसी के शेयर ले रखे हैं 208 पर 100 शेयर। होल्ड कीजिए, थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ है? 180 के इर्द गिर्द। होल्ड कीजिए, 220 230 वहां पर चला जाए तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। और मुंबई के गोविंद ने एनएचपीसी के 500 शेयर खरीदे लगभग 30 रुपए प्रति शेयर पर। बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 28 में। अगर थोड़ी गिरावट भी होती है तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए, टारगेट 35 से 40। अगले दर्शक का सवाल है सतना से। मनोज ने एमटीएनएल के 1000 शेयर ले रखे हैं, 21 रुपए की खरीद है। अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। फिलहाल एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 20 का, अगर 20 ब्रेक हो जाता है तो निकल जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर साइडवेज है तो 20 का स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में। पराग नायक ने मुंबई से सवाल भेजा है। भूषण स्टील के 40 शेयर इनके हैं, 108 में इन्होंने लिए, काफी नुकसान है हाथ में। हाँ, नुकसान बैठा है लेकिन एक लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिला है 62 में, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 72 में। होल्ड कीजिए, कॉस्ट के इर्द गिर्द मौका मिलता है तो निकल जाइए, इसका स्ट्रक्चर वीक है। ओके, कमजोरी है तो मौका मिलते ही एग्जिट करें। रणवीर सिंह ने बलरामपुर चीनी में पोजीशन ले रखी है 60 रुपए 167 के भाव पर। होल्ड कीजिए, 140 में सपोर्ट है, अपू जब भी मिलेगा 170 चला जाएगा तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। वहीं महेंद्र कुमार जयपुर के रहने वाले, इन्होंने मोरपेन लैब में पोजीशन अपनी की बनाई है, 300 शेयर लिए हैं 23 के भाव पर। इधर भी नुकसान, हाँ नुकसान है, लेकिन इसीलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है 18 रुपए का। जब भी 18 चला जाए तो एग्जिट कर लीजिए, फिलहाल होल्ड कीजिए। 25 के इर्द गिर्द मुनाफा मिले या निकल जाइए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है। दिल्ली के राकेश ने मैकडॉवेल के 200 शेयर लिए, 50 रुपए के आसपास की खरीद। मैकडॉवेल होल्डिंग आई थिंक स्किप कर लेते हैं, कोई नहीं, इस पर बाद में आएंगे हम। नीरज कुमार की का कॉल ले लेते हैं, डीएचएफएल, और ये आप ट्रैक करते हैं प्रकाश जी, 425 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, होल्ड करना है। मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 480 से 500 भी जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। तनवीर सिंह ने लुपिन के स्टॉक लिए हैं 100 1300 के भाव पर। एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वीक स्ट्रक्चर है और भी गिर सकता है, इसलिए 1100 का स्टॉप लगाएं। 1100 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अपमूव मिलता है तो रेजिस्टेंस बहुत है 1400 के, वहां पर जरूर निकल जाइएगा। फार्मा शेयर पर एक और सलाह पूछ रही हैं शर्मिला देवी।
रांची से इन्होंने सवाल भेजा है। सिप्ला 400 शेयर, 514 की खरीद है। मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक बढ़िया है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक जो अपमूव मिला है करीब 680 ले जाएगा, वहां पर चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो होल्ड ही कीजिए। विनोद ने इंदौर से सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स 716 शेयर इन्होंने लिए और 443 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। 450 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो जोन है बेचने का 525 टू 550। रजत जैन जयपुर के रहने वाले, डीवीज लैब 20 शेयर इनके हाथ में है, 580 की खरीद। होल्ड कीजिए, 720 के आसपास निकल सकते हैं। और जाकिर ने एनबीसीसी में पोजीशन ले रखी है 193 रुपए 25 पैसे के भाव पर। एनबीसीसी वेल होल्ड करना चाहिए। 180 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 180 और लगता है इसका टारगेट 230 से 225 जा सकता है। चलिए, यहाँ पर भी बने रहने की सलाह आपके लिए है। इस बीच कुछ और बड़ी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। डूबते कर्ज की समस्या से बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आरबीआई बैंकों के साथ मिलकर जल्द ही डिफॉल्टर की लिस्ट जारी करेगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। The latest as far as the NPA ordinance is concerned. We're still awaiting clarity from the Reserve Bank of India. Well, how soon can we expect I think this you should process to move expect forward? very shortly, because the RBI and the banks are working on the list of people who are the NPA defaulters in that sense, and therefore which are the people to be selected in the first instance which are the companies to be selected in the first instance for the action under the insolvency law. And I think once the process starts, that process will go on. Then the oversight committees, the one which exists, and maybe you need another one so as to give the cushion to the banks itself that their decisions are there's an oversight to their decisions, so it gets a greater credibility and a comfort to the banking system. So we are going to go account by account, sir? That's how I do understand that a list of the so-called defaulters is now almost ready. Is almost ready. So would it be fair to assume that maybe perhaps in the next month or so we will start to see this I don't know. gain ground? It's a jurisdiction which the RBI and the banks are exercising, so they'll decide on the time schedule. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब आगे लाएंगे। जरूर बने रहिए इसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे दर्शक है राम रतन शर्मा, उदयपुर के रहने वाले। बताइए राम रतन जी। मैडम नमस्कार जी। मैडम मेरा शेयर लिया था मैंने मेटल सेक्टर में। कौन सा शेयर सर? सेल, मेटल सेक्टर के अंदर, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल, और किस प्राइस पर ये खरीद है? ये मैडम 67 के आसपास। और कितना टाइम दे सकते हैं आप? मैडम मैं तो निकलना चाहता हूँ इसमें से। मेटल सेक्टर की क्या न्यूज है? देखिए, मेटल सेक्टर में सर आजकल पैसा बन नहीं रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कमाई हो नहीं रही है, और आपने 67 के आसपास खरीदा, 10 रुपए गवा रहे हैं आप। अब प्रकाश से समझ लेते हैं, क्या इनको 10 रुपए का लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि 60 के ऊपर भाव जाए तो शायद तब मौका मिले इनको निकलने का? ऐसा है, इस जगह पर लगता है यहीं से बाउंस मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट मिला था कुछ 50 टू 53 जोन्स पर, उसके वेरी क्लोज है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है जगह तो बहुत बढ़िया बाउंस करने की, एक बाउंस मिलेगा भी। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड जो शॉर्ट टर्म में है वो 62 के आसपास है, और एक बार 62 चला जाए फिर एक अपमूव मिलेगा, तो 65 जोन्स तक अगर निकलना है तो उस समय निकलिए। फिलहाल लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए, लेकिन ऐड मत कीजिएगा। चलिए, तो आप होल्ड कीजिए सर, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बाउंस आए तो आपका कॉस्ट निकल पाए और आपको नुकसान ना झेलना पड़े इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसीलिए कुछ थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। अगर बिल्कुल बेसब्र है तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर आपको निकलना ही होगा। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। रोनित रॉय कोलकाता से हमारे साथ है। बताइए रोनित जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा क्विकिंग के लिए सवाल है। मेरा 250 शेयर सीधा हुआ है 234 रुपीज में। 234 पर आपने 250 शेयर लिए। चलिए, 215 के आसपास से खरीद है के आसपास के भाव है। बताइए प्रकाश, यहाँ पर क्या स्थिति दिख रही है? यहाँ पर भी इनको रुकना पड़ेगा, इनकी जो कॉस्ट है वहीं पर रेसिस्टेंस है, एक बार वहाँ पर जरूर चला जाएगा, क्योंकि लोअर लेवल्स में लगता है सपोर्ट है, बाउंस मिलेगा
और बाउंस में आपके कॉस्ट के वहाँ जाएगा, वहाँ आप निकल जाइएगा। फिलहाल होल्ड। ओके, तो होल्ड करने की सलाह से थोड़ा सा और टाइम दीजिए, जब पुल बैक आता है तब आप एग्जिट करें इस शेयर से, ये आपके लिए सलाह है। अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। कमलेश जैन इंदौर से लाइन पर है, बताइए कमलेश जी। हाँ मैडम, मेरा डिशवन फार्मा पे है, डिशवन फार्मा 135 पे है मेरा 350 शेयर, लेकिन इसमें अभी 29 तारीख से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो कारण सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में है, क्या करना है? डिशमन फार्मा, एक मिनट चेक करना पड़ेगा कि ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है। प्रकाश, कोई इंसाइट इसमें? नो आइडिया। 29 तारीख से ट्रेड नहीं हो रहा है, शायद कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होगा या कुछ बात होगी, लेकिन इसमें या तो कुछ, लेकिन यस ट्रेड 29 के बाद नहीं हो रहा है। रीज़न मुझे पता नहीं। चलिए सर, इस पर ना थोड़ा सा एक चेक लेना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे, एक अपडेट देंगे ज़रूर कि क्या वजह है कि ये ट्रेड नहीं हो रहा और यहाँ से आगे की क्या रणनीति आप अपना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास भी इसका अपडेट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सवाल का जवाब हम इस समय नहीं दे रहे, लेकिन जैन साहब आपसे हम कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। शंभू कुमार पांडे से बात कर लेते हैं, सिलीगुड़ी से लाइन पर है, बताइए शंभू जी। अच्छा, मेरा सवाल था अशोक लीलैंड के लिए जी। अशोक लीलैंड मेरा लिया हुआ है एट द रेट 15 रुपीज करके, 500 शेयर है, 50 की खरीद है, 15 का खरीद है। सर ये कब खरीदा आपने अशोक लेलैंड? बहुत पुरानी खरीद होगी। अशोक लेलैंड हो गया, वो कितना दिन हो गया, जिसमें 12 रुपया में आया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा लिया था, फिर ऑन एवरेज मेरा 15 रुपीज करके वो जो है रखा हुआ है। सर अशोक लेलैंड आज 93 पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, तो मैं उसको और भी रखना चाहता हूँ, साल 2 साल के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्या सलाह होगी प्रकाश? बने रहे फिर। बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इसका थोड़ा अपमूव मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 75-80 जोन्स पर है, जो ऑल टाइम हाई 113-14 में हुआ था। जब वो क्रॉस कर लेगा तो फिर एक बहुत बढ़िया अपमूव मिलेगा। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है और होल्ड करना चाहिए। बने रहिए सर, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने क्या 15 पर खरीदा है तो कॉस्ट तो ना के बराबर हो गया और 93 पर ट्रेड कर रहा है। आप एंजॉय कीजिए इस तेजी को। मुनीश हमारे साथ लाइन पर है चंडीगढ़ से, बताइए मुनीश। हेलो मैम। नमस्कार सर, बताइए कहाँ ट्रेड लिया है? मैडम मैंने सिंफनी के शेयर लिए हुए हैं। किस प्राइस पर? हाँ जी 1480 पे। ठीक है, 168 शेयर लिए हुए हैं, बट अभी ये बढ़ेगा ये आगे अभी? तो ये कितना टाइम आप दे सकते हैं मुझे बताइए स्टॉक में? मैडम मैं होल्ड कर सकता हूँ जब तक भी करना पड़े। सिम्फनी में वैसे देखिए पैसा तो बना है, लेकिन आपने 1480 के आसपास लिया, मेरे ख्याल में वो हाईएस्ट के आसपास ही था स्टॉक तब। प्रकाश, अब क्या सलाह होगी आपकी? यहाँ से कुछ पुल बैक के आसार दिख रहे हैं क्या? अब ऐसी जगह पर है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं मेक और ब्रेक। मेक करने की जगह अच्छी है, अपमूव मिलता है तो इनको 1440 में रेसिस्टेंस मिलेगा, यहीं करीब वहीं पर इनकी कॉस्ट प्राइस है। हाँ, अगर 1300 ब्रेक हो जाता है तो इसमें और गिरावट आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसमें गिरावट की लग नहीं रहा, मुझे आसान नहीं लग रहा है, इसलिए एक बाउंस मिलेगा। बाउंस का अगर आपको निकलना है तो बाउंस का एडवांटेज लेकर कॉस्ट के इर्द निकल सकते हैं। चलिए, फिलहाल आपके लिए सलाह है कि बाउंस का फायदा मिले तो आप अपने कॉस्ट के करीब निकल सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है सिम्फनी पर। मुनीश, धीरज सबरवाल का सवाल आ गया है देहरादून से। सनफार्मा 780 शेयर 640 की खरीद है इनकी, क्या सलाह होगी प्रकाश? काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है, एक लेवल है 530 का, जब तक कि 530 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें अपमूव मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। एक लेवल है 495 का, यहाँ ये ध्यान दीजिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी गिरावट आ सकती है। फिर आपको ऐड करना है तो ऐड करने की जगह बन जाती है, अगर डीप क्रैश मिले तो फिलहाल होल्ड कीजिए। चलिए, आपके लिए सलाह है, तो थोड़ा सा आपने पेशेंट रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। और इनफैक्ट प्रकाश शिकाबा ने कुछ स्टॉक्स आपके लिए चुने हैं जहां पर आज पैसा बनेगा, तो उनकी ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका सीएनबीसी आवाज पर, और अब फोकस करते हैं प्रकाश ने आज कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेड के लिए। प्रकाश बताइए क्या है रेडार पर? यस बैंक आज अच्छा अपमूव मिला है, मुझे लगता है ये अपमूव कंटिन्यू होगा। 1-2 दिन में जो इसका टारगेट बनेगा 1530 का है, स्टॉप होना चाहिए 1490। यस बैंक बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट।
यहाँ पर एक काफ़ी हद तक अपमूव ऑन है। इसका टारगेट है 535 का, यहाँ पर भी 1-2 दिन रख सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 520 का। चलिए, ये फिलहाल जी एंटरटेनमेंट 535 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 520 का। और यस बैंक में भी तेजी की पोजीशन लेंगे तो फायदा कमाएंगे। 1530 के टारगेट के लिए ये आपने पोजीशन लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही इन ट्रेड्स पर भी अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा आज के कमोडिटी एक्शन पर, लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप।